हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आज जेएनयू के कैंपस में बैठा हूँ। जैसा कि आपको बताया कि मैं डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड लेके आऊँगा। आज फैशन गेज के डिफरेंट एपिसोड में आज मैं बैठा हूँ जेएनयू के कैंपस में और हमारे साथ बैठे हैं राजेश्वर कांत दुबे जी। राजेश्वर कांत दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फैशन गेज पे। ये अभी छात्र इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं एबीवीपी के तरफ से। आइए जानते हैं इनसे कि यहाँ पे क्या लोकल मुद्दे हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इनका क्या प्लान है, कैसे लेके आगे बढ़ रहे हैं, अपोजिशन को काटने के लिए इनके पास क्या क्या मुद्दे हैं। पिछले साल अपोजिशन जो जीत के आई, उन्होंने जो भी वादे किए थे यहाँ के स्टूडेंट्स से, उनमें कितने प्रतिशत वो खड़े उतरे, ये सभी बातें राजेश्वर जी से हम बात करेंगे। राजेश्वर जी, तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एंड अभी ही मैं आपको स्वागत भी करता हूँ, साथ ही साथ अग्रिम बधाई भी देता हूँ। कैसा चल रहा है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में जो भी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, डूसू देख लीजिए, मैं असम तक देख रहा हूँ, एबीवीपी परचम लहराए जा रहा है। और जो हमारी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है, वो कह रही है कि देश का जेनजी युवा जो है वो बीजेपी को उखाड़ फेंकेगा एंड समथिंग लाइक दैट। अभी बिहार में इलेक्शन भी आने वाले हैं। एबीवीपी जो छात्र विंग है बीजेपी का, इसकी अपनी एक अलग डिसिप्लिन होता है, अलग परिपाटी होती है, छात्र हितों के लिए हर जगह हर यूनिवर्सिटी में लड़ती है। आज मैं आपके साथ इस जेएनयू में बैठा हूँ। आप बताइए कि यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है? जी सबसे पहले आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस जेएनयू कैंपस में। एक चीज़ और मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने बोला कि हम बीजेपी बैक्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट विंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा जो मातृ संगठन है, हमारा जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो संघ है, आरएसएस है। जी। और हमारे बीजेपी से बिल्कुल भी शायद वैचारिक समानता हो सकती है, लेकिन हमारी कोई भी पॉलिटिकल अलाइनेशन या फिर संबंध नहीं है। अच्छा, रही बात जेएनयू इलेक्शंस की, तो जेएनयू सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं बल्कि अपने तमाम अ, मुद्दों की वजह से, इश्यूज की वजह से, या फिर मैं बोलूँ कि देश में अपनी बातों को प्रखरता से रखने के लिए जाना जाता है। तो चूंकि जब जेएनयू इलेक्शंस करीब आते हैं, तो इलेक्शंस में ये चीज़ें और ज़्यादा हाईलाइट करके बताई जाती हैं। तो शायद जेएनयू का इलेक्शन इसलिए थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जेएनयू के इलेक्शंस ना सिर्फ लोकल मुद्दों को लेकर बल्कि देश और विदेश के मुद्दों को भी इंक्लूड करके रखता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के तौर पे, और उसके पहले मैं बोलूँ जेएनयू का एक जिम्मेदार छात्र होने के तौर पे, मैं इस चीज़ का पूर्णतः समर्थन करता हूँ कि हाँ, जेएनयू एक ऐसी आवाज़ है जो सिर्फ जेएनयू की बात नहीं करती, देश की बात नहीं करती, विदेश की भी बात करती है। लेकिन जैसा कि आपने असम यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, एचयू का एग्जाम्पल दिया, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल दिया, हल्द्वानी में कई कॉलेजेस हैं, मतलब तमाम ऐसे वामपंथियों के गढ़, जो गढ़ माने जाते थे, जहां वामपंथी हारने का नाम नहीं लेते थे, आज वहां पे विद्यार्थी परिषद जीत के आ रहा है। उसका एक प्रमुख कारण ये रहा कि वामपंथियों ने ये देश विदेश के मुद्दों में स्टूडेंट्स को इतना बरगला दिया कि स्टूडेंट्स के जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं छिप गए। छिप गए। हुआ ऐसा होता आया कि अच्छा, इंटरनेशनल मुद्दों में भी वो इतना सेलेक्टिव हो गए कि यहाँ से 6000 किलोमीटर दूर एक देश है, वो इजराइल है, यमन है, सीरिया है, फिलिस्तीन है, वहाँ के मुद्दे इन्हें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ग्लोबल प्रोपेगेंडा के नहीं, बिगर उसमें इकोसिस्टम भी का वो हिस्सा है। जो आवाज उठाते हैं वो पैलेस्टाइन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही मैं सॉरी आपको जी इंटरप्ट कर रहा हूँ। हमारे देश में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को लिटरली मार के भगा दिया गया और ये पूरा इस्लामिक जिहाद के अंतर्गत हुआ। उसकी मुद्दे यहाँ पे नहीं उठते हैं, लेकिन वो पैलेस्टाइन का मुद्दा लेके खड़े हो जाते हैं। जी अपने देश में आपने सही कहा, जो स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है उसका एक लोकल अपना मुद्दा होता है, उस पे ना बात करके जो डिफरेंट चीज़ों के लिए जेएनयू में उस मुद्दे या जहाँ पे ये वामपंथी छात्र संगठन सक्रिय भूमिका जी में है, वहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक एंटी नेशनल की ओर जा रहे हैं। एक्टिविटीज जी, मतलब जेएनयू का स्टूडेंट होने के तौर पे मैं एक चीज़ बताऊं, जैसा आपने हमने मैं वही कह रहा था कि फिलिस्तीन, एक आम इंसान, एक कोई भी सच्चा इंसान फिलिस्तीन में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी वॉर है, उसका समर्थन नहीं कर सकता। और शायद भारत ने भी यही किया। भारत सबसे पहला देश था जिसने ह्यूमैनिटेरियन एड फिलिस्तीन को दिए हैं। लेकिन मैं सिलेक्टिव होने की बात कर रहा हूँ।
यहाँ पे फिलिस्तीन की आड़ में लोग हमास जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का समर्थन करते हैं। समर्थन करते हैं। अच्छा, मैंने 6000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन का एग्जांपल दिया, लेकिन हमारे बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर छूता हुआ बांग्लादेश में आज के 1 साल पहले हिंदुओं का नरसंहार होता है, लेकिन उस नरसंहार को सीधा अवॉइड कर दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ग्लोबल बिगर प्रोपेगेंडा और एजेंडा के तहत ये वामपंथी ऐसे चीज़ों को, ऐसे एजेंडाज को पिक करते हैं, जिससे ना सिर्फ यहाँ के, मैं बोलूँ, मुसलमानों को बरगलाया जाता है। यहाँ पे ये वामपंथी क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ठेकेदारी ले ली है। उनको ऐसा लगता है कि जो मुसलमान है, जो उन चीज़ों से संबंध रखते हैं, वो इस फिलिस्तीन और बाकी मुद्दों पे उनको वोट कर देंगे। लेकिन मैं जेएनयू की इस बदलती स्थिति के बारे में बताऊं कि जेएनयू में अब जो मुसलमान भी हैं या फिर नॉन हिंदू हैं, उनको भी ये रियलाइजेशन है कि ये वामपंथी उनके रिलीजन का, उनके मजहब का गलत फायदा उठाते आ रहे हैं। अब आपने देखा कि चाहे वो जिनसी की बात हो, चाहे वो क्रिश्चियंस की बात हो, चाहे वो मुसलमान की बात हो, चाहे वो केरल वाले की बात हो, चाहे वो जम्मू वाले की बात हो, वो अब इस राष्ट्रवाद की विचारधारा से खुद को जोड़ के रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो वामपंथी है वो सिर्फ अलगाववाद की राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन फ्रैगमेंट्स में, उन डिफॉल्ट लाइंस पे बटे रहें। तो शायद विद्यार्थी परिषद कहीं ना कहीं इस विचारधारा को आगे लाके लोगों को साथ में लेके चलने में सफल हुआ है, और इसी वजह से हर यूनिवर्सिटीज में वो जीत के आ रहा है।